हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर फाउंडेशन। सो बच्चों, आज से हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स को हम वन शॉट लेक्चर में कवर करेंगे। और पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी आपके हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, पीरियोडिक टेबल। तो बेटा, सबसे पहले बात आती है पीरियोडिक टेबल क्या है। तो देखो, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं। अब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है अपनी पोजीशन के बेसिस पर। तो उन एलिमेंट्स को अभी हम लोग क्या कवर करेंगे। तो अभी तो तुम्हारे लिए मैंने पीरियोडिक टेबल नहीं बनाई है, लेकिन अभी इसके बाद में तुम्हारे लिए क्या पीरियोडिक टेबल भी बनाऊंगा। तो सबसे पहले देखो, पीरियोडिक टेबल में कुछ हमारे पास लॉज थे। कुछ लॉ हमारे फेल हुए, कुछ लॉ हमारे क्या है पास हुए। तो कौन से लॉ फेल हुए, क्यों फेल हुए, वो सब चीजें भी हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग होती है न्यूलैंड्स लॉ से। तो देखो, न्यूलैंड्स का क्या लॉ था। तो देखो, न्यूलैंड्स का लॉ ये था कि जैसे जो हमारे एलिमेंट्स रखे गए थे पीरियोडिक टेबल में, उसमें ये बोला गया था कि जो पहला एलिमेंट होता है और उसके बाद जो आठवां एलिमेंट होता है, फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट जो होते हैं, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो क्या है सेम रहती है। तो अगर हम लॉ के बारे में देखें, तो एलिमेंट्स को सबसे पहले आपको क्या करना है, अरेंज करना है। कैसे करना है अरेंज? इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो एलिमेंट्स को सबसे पहले आप क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। अरेंज करने के बाद पहला जो नंबर होगा एलिमेंट का, और जो एट्थ नंबर पे एलिमेंट होगा, तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट एलिमेंट एंड एट्थ एलिमेंट। तो फर्स्ट वाला और आपका एट्थ वाला, ये जो एलिमेंट होंगे, इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो आपकी क्या है, रिजेंबल्स होने वाली, मींस एक जैसे दिखने वाली है। तो जब न्यूलैंड का लॉ था, तो न्यूलैंड के लॉ के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट जितने भी थे, उस समय क्या है, ये प्रेडिक्शन दिया गया था। तो इनिशियली क्या है, कुछ चीजें फॉलो हो रही थी, बट जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, तो कहते हैं कि नई चीजें सामने आती है। तो वही चीज यहाँ पर न्यूलैंड के साथ भी हुई। तो जब आगे टाइम बढ़ा, तो देखा गया कि जो न्यूलैंड का ये जो लॉ था, वो सारे एलिमेंट पर क्या है, एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। तो जब सारे लॉ सारे एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं हुआ था, तो न्यूलैंड का लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। तो फिर इस लॉ को क्या है, ऑमिट कर दिया गया। तो इस लॉ को क्या है, हटा दिया गया। जब इस लॉ को हटाया गया, तो ऑब्वियस सी बात है, हटाने के लिए कोई ना कोई लॉ तो फिर से आएगा। तो इसको हटाने के लिए लॉ आपका आया मेंडलीव्स लॉ। तो मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया। तो मेंडलीव ने क्या किया, जो भी एलिमेंट थे पीरियोडिक टेबल में, जितने भी एलिमेंट थे, उनको क्या है, एटॉमिक मास के बेसिस पे रख दिया। और एटॉमिक मास को कैसे लिया, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो एटॉमिक मास को उन्होंने क्या है, एक अपने पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में लिया। तो ध्यान रखना है कि जो मेंडलीव थे, उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पर एलिमेंट्स को लिया। जब उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट लिया, तो उन्होंने देखा कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो सेम हो रही हैं। तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो सेम हो रही हैं। तो इन्होंने बोला, मेंडलीव स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो जैसे आपका जो एटॉमिक मास होता है, उसके बेसिस पर जो एलिमेंट होते हैं, आते हैं आपके, उनमें देखा गया कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है, वो क्या सेम हो रही हैं। तो ध्यान रखना है कि जब एलिमेंट को एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया गया, तो हुआ क्या, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, वो सेम आने लगी। लेकिन वही चीज फिर से आती है कि जैसे जैसे टाइम बदला, टाइम आगे बढ़ा, तो फिर देखा गया कि सारे एलिमेंट्स पर ये जो लॉ है मेंडलीव का, वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो मेंडलीव का लॉ क्यों फेल हुआ, उसके 3 रीजन हैं। पहला रीजन है कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स की जो पोजीशन थी, उनको डिफाइन नहीं किया। इन्होंने सर्टेन एलिमेंट्स थे जिनकी पोजीशन को इन्होंने डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए ये लॉ क्या है, फेल हो गया। फिर इसके बाद जो हमारे रेयर अर्थ मेटल्स होती हैं, उनके बारे में भी इन्होंने क्या है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। और जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स का मतलब होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या अलग होता है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो उसके बारे में भी इन्होंने क्या है, पूरी तरीके से नहीं एक्सप्लेन किया। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे पास कार्बन है। अब कार्बन के बारे में आपने पढ़ा होगा, 6C12 होता है, और आपका 6C14 भी होता है। तो अब इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया
कि इनका जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग है, इसका 12 है और इसी का क्या 14 है। तो ये जो अलग अलग हो रहा है तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में इन्होंने प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो इसलिए जो मेंडलीव का लॉ था वो क्या है फेल हो गया। जब मेंडलीव फेल हो गए तो ऑब्वियसली बात है कोई फिर से आएगा साइंटिस्ट, तो उसके बाद तुम्हारे जो साइंटिस्ट आए वो आए मॉजले साइंटिस्ट। तो जो मॉडल साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि बेटा एटॉमिक मास नहीं होता है, एटॉमिक मास नहीं होता, क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है। तो इन्होंने बोला कि जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है एटॉमिक नंबर के बेसिस पर क्या है वेरी करती हैं। तो इन्होंने बोला कि इट स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट। मतलब अगर अगर हम एलिमेंट को क्या करें एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करें तो हमारी जो प्रॉपर्टीज है उनको क्या है सही तरीके से चेक किया जा सकता है। तो जो ये था आपका मेंडलीव का लॉ, तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो ये पीरियोडिक टेबल के लिए था और ये जो लॉ था ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपने पढ़ा होगा कि दो तरह की पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो आपकी दो तरह की पीरियोडिक टेबल है तो उसमें जो लॉ है वो इसके अकॉर्डिंग क्या डिफाइन किए गए हैं। तो जो मोजले ने दिया हुआ था पीरियोडिक टेबल उसको बोला गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और जो मेंडलीफ ने दिया है उसको बोला गया है पीरियोडिक टेबल। तो ये पूरा सिस्टम था पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो सबसे शुरुआत में न्यूलैंड साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट और जो एर्थ एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है एक जैसी दिखाई देती हैं। लेकिन उसके बाद हमारे मेंडलीफ ने बोला कि जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होती है। लेकिन ये क्या है फेल हो गया लॉ। क्यों फेल हो गया, क्योंकि जो आइसोटोप्स थे उनकी प्रॉपर्टीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सर्टेन एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और इसके अलावा जो भी आपके रेयर अर्थ एलिमेंट थे उनके प्रॉपर्टी को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जब ये लॉ फेल हो गया मेंडलीफ वाला तो इसको हमने बोला था पीरियोडिक टेबल के लिए। तो जब ये हमारा फेल हो गया तो फिर हमारा आया मोजले साइंटिस्ट। तो मोजले साइंटिस्ट ने बोला कि जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक मास का नहीं एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। तो मोजले ने बोला कि भैया एटॉमिक मास नहीं है एटॉमिक नंबर है। तो इन्होंने बोला कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये जो लॉ है वो क्या हुआ फेल हुआ या पास, तो ये लॉ क्या है पास हो गया। तो जब ये लॉ पास हो गया तो इसके अकॉर्डिंग क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्या है बना दिया गया। अब बात आती है कि भाई जो रियल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हमको अब पढ़ना है, उसको हमको देखना है भी किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इस पूरे को इरेज करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे किस तरीके से पीरियोडिक टेबल का काम चल रहा है। बच्चों अब हमने आपके लिए क्या पीरियोडिक टेबल बना ली है। तो ये जो आप सामने देख रहे हो एलिमेंट्स वगैरह ये लिखे हुए ये सब क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर आते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, किस तरीके से ग्रुप्स होते हैं, किस तरीके से हमारा पीरियड होता है, किस तरीके से एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो सारी चीजें अबाउट पीरियोडिक टेबल हम लोग देखेंगे और इसको कैसे याद रखना है वो भी हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि जो ये आपका ये जो पोर्शन होता है ये मतलब जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। पीरियड किसको बोलते हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हम बोलते हैं पीरियड। और जब हम क्या है अप से डाउन आते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप। तो जैसे अगर मैं आपसे बात करूं एग्जाम्पल के फॉर्मेट में, अगर आपने मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट किया इस तरीके से तो ये आपका हो गया पीरियड फर्स्ट पीरियड, ये हो गया आपका सेकंड पीरियड, फिर ये आपका हो गया थर्ड पीरियड। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, तो पीरियड कितने हो रहे हैं 7 पीरियड हो रहे हैं। तो ध्यान से देखिए फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स,
एंड सेवेंथ, ये आपके क्या पीरियड हो गए। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि पीरियड में आप क्या है इस तरीके से चलोगे, मींस लेफ्ट से राइट की तरफ चलोगे, तो ये आपका हो जाएगा पीरियड। अब अगर हम बात करते हैं ग्रुप की, तो ग्रुप में देखो क्या होगा, तो ग्रुप भी बहुत आसान होता है। ग्रुप में क्या है, टॉप टू बॉटम आना है या अप से डाउन आना है। तो ध्यान देना है कि हमको क्या करना है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाना है। तो बेटा अगर आप टॉप टू बॉटम आओगे तो आप देखो कैसे चलोगे, आप ऐसे चलोगे, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन। तो ये जो पोजीशन चलोगे ये आपकी क्या होगी, ग्रुप की होगी। तो ध्यान देना है कि अगर ये लाइन आप आते हो इस तरीके से, तो ये आपका होता है ग्रुप, मींस टॉप से बॉटम चलना है तो हमारा ग्रुप की कैटेगरी में आएगा। अब आगे देखते हैं आगे और क्या होगा। अब इसके बाद आता है इनकी नंबरिंग कि कितने हमारे पीरियड और कितने ग्रुप हैं। तो पीरियड अभी मैंने आपको बताया कि टोटल कितने पीरियड हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो पीरियड कितने होगा, टोटल पीरियड हमारे हो गए 7। तो यहाँ लिख लीजिए टोटल पीरियड कितने हो गए हमारे, टोटल पीरियड हमारे हो जाते हैं 7। इसी तरीके से टोटल ग्रुप देखेंगे तो देखिए ये होता है हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये हमारा होता है सेकंड ग्रुप, फिर ये जो लाइन होती है ये लाइन, ये जो यहां से स्टार्टिंग होती है उसको कहते हैं थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड लास्ट वन इज 18। तो टोटल आपके ग्रुप्स कितने आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं। तो ध्यान देना है कि भाई आपको क्या जाना है, टॉप टू बॉटम जाना है। तो टोटल हमारे ग्रुप्स कितने हो गए, टोटल जो ग्रुप्स हो गए वो हमारे हो गए हैं 18। अब इसके बाद आगे आते हैं, अब आगे अगर हम आते हैं तो देखो इनका कुछ अदर नाम भी होता है जो हम लोगों ने कई बार पहले पढ़ा हुआ था। तो इस वाले को कहते हैं हम लोग फर्स्ट ए, जो वन आपका ये होता है ग्रुप, इसको फर्स्ट ए भी कहते हैं और इसको सेकंड डे कहते हैं। फिर सेकंड डे के बाद जब हम इधर आते हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं 13 से, इसको थर्ड ए, 14 वाले को फोर्थ ए, 15 वाले को फिफ्थ ए, फिर 16 वाले को 6 ए, 17 वाले को 7 ए और इस वाले को 8th ए बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, पोजीशन चलती है हमारे ग्रुप के लिए। अगर हमने बोला आपसे फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इतने एलिमेंट्स हैं, अगर हमने फर्स्ट ए बोला तो ये एलिमेंट्स हमारे क्या है, काउंट होंगे। अगर आपसे मैंने बोला कि 6A ग्रुप की बात करते हैं तो 6A का मतलब हो गया कि ये इस ग्रुप की हम लोग केवल क्या है, बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या है देखते हैं। अब इसके बाद जो ये बचे हुए एलिमेंट होते हैं इनको कैसे कहते हैं, इनको कहते हैं, इसको कहते हैं थर्ड बी से स्टार्टिंग होती है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी। अब बेटा जो एट्थ वाला होता है ना, एट्थ वाले में 3 आते हैं, ध्यान रखिएगा, एट्थ वाले में क्या है, 3 आते हैं। तो इसको एट्थ बी बोलते हैं, इसको फर्स्ट बी बोलते हैं और इस वाले को सेकंड बी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑल एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे। अभी मैंने इनको क्या नोट नहीं किया है क्योंकि इसका हमको बहुत ज़्यादा यूज अदर एलिमेंट्स का है नहीं, लेकिन यहाँ पर भी जो एलिमेंट्स हैं वो आपके होते हैं। तो ये बात आपकी हो गई एलिमेंट्स वगैरह की। अब बात करते हैं आगे कि एस ब्लॉक क्या होता है। तो बेटा जो एस ब्लॉक होता है वो इस वाले पोर्शन को कहते हैं, जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन इतना, ये जो पोर्शन है इतना पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इतने पोजीशन को हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। अब जो ये बचे हुए इधर वाले राइट वाले हैं, जहां से थर्ड ए या 13 ग्रुप की स्टार्टिंग होती है, ये इन पूरे एलिमेंट्स को हम कहते हैं, ये जितने भी ये आ रहे हैं आपके, इन सबको हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं, पी ब्लॉक
एलिमेंट्स, क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं इनको। अब अगर पी ब्लॉक के बाद हम लोग बात करते हैं तो ये जो बचे हुए, ये जो बीच में बच गए हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो दूसरा नाम है, डी ब्लॉक एलिमेंट का जो दूसरा नाम है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसका ये दूसरा नाम है, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये आपके पूरा पीरियोडिक टेबल हो गई। अब देखो इसके आगे लिखा हुआ है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट, ये इतना पूरा कवर हो गया। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप के बारे में, सिर्फ हम ग्रुप की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे कि जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं, जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं, वो हमारी क्या होती हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं ये, इनको हम कहते हैं ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम कहते हैं, जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको कहते हैं पीरियड। तो ग्रुप ध्यान रखिएगा, जो वर्टिकल लाइंस है इस तरीके से आप जाते हो तो इसको आप कहते हो ग्रुप, और जो आप हॉरिजॉन्टली जाते हो उसको आप कहते हो पीरियड। अब ग्रुप में ये जितने भी ग्रुप है इनके भी अलग अलग नाम है, इनके भी अलग अलग नाम है। तो वो सारे नाम मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से नाम है। तो जो फर्स्ट ए वाला होता है, जो फर्स्ट ए होता है, इसको कहते हैं एल्कली मेटल। क्या कहते हैं इसको, एल्कली, एल्कली मेटल्स। और जो इसके बगल वाला होता है, जो हमारा सेकंड ए होता है, तो बेटा सेकंड ए का नाम मैं आपको बताता हूं। तो बेटा सेकंड ए को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको कहते हैं एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ये थर्ड ए वाला। अब ये बोरॉन से स्टार्ट है तो बोरॉन फैमिली, कार्बन से स्टार्ट तो कार्बन कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन से स्टार्ट है तो नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन से स्टार्ट है तो ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन से स्टार्ट है तो आपका हो जाएगा हेलोजन फैमिली। तो फ्लोरीन का फ्लोरीन फैमिली नहीं होता है, फ्लोरीन वाले का होता है हेलोजन फैमिली। तो ध्यान रखिएगा, इसको नाम कैसे देते हैं, फैमिली के टर्म्स में। किसके टर्म में देते हैं, फैमिली के टर्म्स में। तो ध्यान रखिएगा क्या मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम नोबल गैस कहते हैं, लास्ट वाले को। तो ध्यान रखिएगा, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, और ये होगा आपका नोबल गैसेस। ये आपके जो ग्रुप हैं वो कवर हो गए हैं। और जो ये बचे हुए हैं थर्ड वी, फोर्थ वी, तो ये सब हमारे होते हैं क्या, ये सब के सब हमारे होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देख लेता हूं कुछ आपके छूट तो नहीं गया है। तो ग्रुप 1 हो गया है, ग्रुप 2 हो गया, 3, 4, 6 ये सब आपके हो गए हैं। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से हम लोग कहते हैं। और ग्रुप आपका कवर हो गया और पीरियड भी आपके कवर हो गए। तो ध्यान रखिएगा अच्छे से कि किस तरीके से हमारे ये चीजें हो रही हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल पीरियड कितने हैं 7, टोटल ग्रुप कितने आपके 18 है। तो ये आपका इतना कवर हो गया। अब देखो बात ये आती है कि भाई इसको हम याद कैसे करना है, इसको याद कैसे करना है, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है हमारे माइंड में, किस तरीके से याद करें। तो देखो ध्यान से देखो किस तरीके से याद करेंगे। तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको इरेज कर दूं, इतना पोर्शन, इतना देखिए, इतना ये इरेज कर दें थोड़ी देर के लिए। अब बताते हैं कैसे याद करते हैं, देखो ध्यान से। तो थोड़ा हम लोग को क्या है, इधर का बीच वाला इरेज करना पड़ेगा, तो थोड़ा मैं कुछ ले लेता हूँ इरेज करने के लिए, जिससे आपको बताऊं कि याद कैसे करना होता है। देखो ध्यान से। तो चलो नहीं इरेज करते हैं तो नहीं करते हैं था। जैसे ये है आपका फर्स्ट ए वाले को बताता हूं पहले। जो आपका फर्स्ट ग्रुप है इसको तो कैसे करते हैं, क्या लिखा है आपका, HLiNA, HLiNA, KRbCS और FR। तो इसको तो कैसे याद करेंगे, हलीना का रूमाल किसने फाड़ा, क्या बोलेंगे इसको, हलीना का रूमाल
किसने फाड़ा। ये इसका शॉर्टकट है, इसको आप शॉर्ट टेक के फॉर्म में याद कर सकते हो। हलीना मतलब एच, ली, ह, ली, ना, ना मतलब यानी का मतलब के, रूमाल मतलब आरबी, किसने मतलब सी एस, और फाड़ा मतलब एफ आर। तो इस तरीके से आप क्या इसको याद कर सकते हैं। ये आपका ग्रुप 1 हो गया। इसी तरीके से आपका है ग्रुप 2। ग्रुप 2 का देखो क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए ध्यान से। बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप क्या है, राजी है। बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी, तो बेटा मतलब बी ई, बेटा मतलब बीई, मांगे मतलब एम जी, कार मतलब सीए। तो थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूं जिससे कि आप समझ सको, इधर लिख के दिखाता हूं आपको जिससे थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई दे। तो इतना ये जो पहले वाला है इसको इरेज कर देते हैं जिससे कि अच्छे से तुमको क्लियर हो, क्योंकि क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया सेकंड ग्रुप के लिए क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बेटा, तो बेटा का क्या होगा बीई, मांगे के क्या होगा एम जी, कार मतलब सीए, स्कूटर मतलब एस आर, बाप मतलब बीए, राजी मतलब आर ए। तो ये आपका हो गया सेकंड ग्रुप का, क्या हो गया सेकंड ग्रुप का। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, ये हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट का, ये एलिमेंट कैसे याद करेंगे। तो इसका बताता हूं शॉर्ट ट्रिक, देखना ध्यान से, इसको कैसे याद करेंगे। देखो इसके लिए होता हमारा शक्ति बकरमन फिकनी पूजन, क्या होता है शक्ति वकर मन फिकोनी कूजन। देखो ध्यान से, शक्ति शक्ति, वकर व कर, मन फिकोनी फिकोनी कूजन। तो देखिए भाई एलिमेंट आ गया एस सी टी आई वी सी आर एम एन एफ ई सी ओ एन आई सी यू जेड एन। तो इस तरीके से आप क्या है, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनको याद कर सकते हो। अब इसके आगे आते हैं जो पी ब्लॉक वाले, इनको कैसे याद करेंगे इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए क्या करते हैं, इरेज करते हैं पहले, तो सबसे पहले अब इस पर आते हैं जो आपका बोरॉन फैमिली है। तो बोरॉन फैमिली देखिए क्या, देखिए ध्यान से, बल्गा इंटी क्या है, बल्गा इंटी, बल्गा मतलब बी एल, गा मतलब जी एन मतलब आई एन, टी मतलब टी एल, और ये एन एच वाला आपको याद करना पड़ेगा, इधर के बल्गा इंटी। फिर नेक्स्ट है कार्बन फैमिली का, कार्बन फैमिली का होगा काशी गए सनगी पंडित, क्या होगा काशी गए, कौन गए काशी, सनकी पंडित गए काशी, काशी गए सनकी पंडित। तो काशी मतलब सी ऐसा ही काशी, देखो का सी, गए मतलब जीई, सनकी मतलब एस एन, पंडित मतलब पीवी। और एक्स्ट्रा क्या याद करना है, एक्स्ट्रा याद करना है आपको इस ग्रुप को। बस लास्ट वाला आपको क्या थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी आप जो ये लाइन में बता रहा हूं इससे याद कर सकते हो, काशी गए सन की पंडित। अब फिर क्या है, ये है देखो नाइट्रोजन फैमिली। तो इसके लिए आप बोलोगे तो ध्यान से देखना, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके,
एमसी मतलब तुम जानते हो आगे क्या होता है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके और उसका तुम क्या कहते हो, ये एमसी तुम कहते हो। ये भी तुमको पता है कि तुम क्या होता है एमसी। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, लास्ट में एमसी लगा दोगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन फैमिली का है। ऑक्सीजन फैमिली का देखो क्या है, कैसे करेंगे बताता हूं। तो इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो जो आपका सिस्टीन वाला ग्रुप है ऑक्सीजन फैमिली, उसमें आप बोलोगे ओस से टीपो, ओस से टीपो, ओ स से क्या हो गया, ओस से टीपो, और टी और पो, ये हो गया। लास्ट में क्या याद करना है, लास्ट में आपको याद करना है एलवी, केवल इसको याद करना पड़ेगा ओस से टीपो के बाद। अब इसके बाद आपका आ गया है आपका, इसको कहते हैं हेलोजन फैमिली। तो हेलोजन फैमिली में देखो क्या है, इसको कहते हैं हम लोग फॉरन कल्लो, फॉरन कल्लो बाहर आई, फॉरन कल्लो बाहर आई। जैसे तुम्हारे मोहल्ले में लड़ाई हो गई है, कोई एक काली मान लो महिला है, तो उसको तुम बोलो फॉरन कल्लो बाहर आई। तो जैसे फॉरन, फॉरन के लिए होगा एफ, कल्लो मतलब सीएल, बाहर मतलब बीआर, आई मतलब आई, बाहर आई। अब इसके बाद आई के बाद आती भी कह सकते हो, तो एटी हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा याद करना है वो है आपका टीएस, जो एक्स्ट्रा याद करना है वो क्या है आपका टीएस। तो आप बोलोगे फॉरन कर लो बाहर आई आती, आती, तो ध्यान रखिएगा फॉरन कर लो बाहर आई आती, और टीएस एक्स्ट्रा में याद करोगे। फिर उसके बाद बचा हुआ है लास्ट ग्रुप, जो कि है तुम्हारा कौन सा फैमिली, नोबल गैस फैमिली। उसके लिए क्या होगा, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, और लास्ट में याद करोगे ओजी। तो जो आपका नोबल गैस फैमिली है उसको ऐसे याद किया जाता है। तो ओवरऑल पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करना है, कैसे समझना है, तो पीरियोडिक टेबल को मैंने तुमको बहुत ही डिटेल में बताया है कि ग्रुप्स क्या है, पीरियड्स क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है। तो ये सब कुछ तुमको मैंने बताया। अब एक चीज और बची है अभी इस पीरियोडिक टेबल में, वो बचा है एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बचा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर मैं तुमसे बात करता हूं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो मैं तुमको बताना चाहूंगा कि जब ये हमने पीरियोडिक टेबल बनाई हुई थी, तो इस पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद नीचे की तरफ देखना, आप पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो नीचे की तरफ दो आपको बॉक्स टाइप के दिखाई देंगे। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं और बताता हूं। तो अगर हम इसको इरेज कर दें, जब आपने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, तो पीरियोडिक टेबल के आप नीचे देखोगे तो आपको क्या है, दो इस टाइप के हॉरिजॉन्टल बॉक्स दिखाई देंगे। तो इस वाले को कहते हैं लैंथेनॉइड सीरीज। क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड सीरीज, और इसको कहते हैं एक्टेनॉइड सीरीज। तो लैंथेनॉइड सीरीज और इसको कहते हैं एक्टेनॉइड सीरीज, और ये दोनों सीरीज आपकी आती हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो इसको क्या है, थोड़ा अलग से रखा गया है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या है, पीरियोडिक टेबल थोड़ा सेपरेट रखा गया है, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो काफी डिफरेंट होती हैं अदर एलिमेंट से। तो इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को थोड़ा क्या पीरियोडिक टेबल में अलग से ही स्थान दिया गया है। तो पोजीशन सारे एलिमेंट्स की आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और बच्चों इस पीरियोडिक टेबल के बाद और भी जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे जो आपके पीरियोडिक सिटी होता है, जो आपके और भी जैसे एटॉमिक साइज है, आपका आयनाइजेशन एनर्जी है, वो सब कुछ हम लोग क्या अभी कवर करने वाले हैं। तो चलो इसको रेस्ट करें, तो फिर बाकी का आगे देखते हैं। अब बच्चों पीरियोडिक टेबल के बाद अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अदर टॉपिक्स को। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा पीरियोडिसिटी। अब बात आती है कि पीरियोडिसिटी का क्या मीनिंग है। तो देखो मैं तुमको सिर्फ एक ही शब्द में बता रहा हूँ पीरियोडिसिटी का क्या मीनिंग है। तो देखो पीरियोडिसिटी का मतलब है कि वो प्रॉपर्टीज जो रीअपियर होती हैं, वो प्रॉपर्टीज जो रीअपियर होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं अगर वो रीअपियर हो रही हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल, तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। तो सिंपल सा है, जो भी प्रॉपर्टीज हमारे रेगुलर इंटरवल के बाद क्या रिपीट हो रही हैं उनको कहेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज।
अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, मीन्स कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो अगर मैं तुमसे कारण की बात करूं तो देखो क्या होता है। देखो तो जैसा तुमको पता है कि जो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो बार बार आता है, जो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो बार बार आता है, मींस जो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, ऐसा कई बार होता है कि वो क्या है, सेम हो जाते हैं। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो वेरिएशन है वो आता है पीरियोडिसिटी में। तो जो प्रॉपर्टीज हमारी रीअपियर हो रही हैं, जो भी प्रॉपर्टी हमारी रीअपियर हो रही है उनको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में वो क्या है, सेम हो जाते हैं। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेम हो रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो उसकी वजह से हमारी जो पीरियोडिसिटी है वो हो रहा है। अब तुम में से काफी लोग सोच सकते हो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में कैसे सेम हो सकते हैं, तो मैं तुमको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोडियम ले लीजिए, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसको आप लिखते हैं 281। सिमिलरली आप ले लीजिए पोटेशियम, पोटेशियम का होता है एटॉमिक नंबर 19, तो इसको आप लिखेंगे 2881, तो इसको आप लिखेंगे 2881। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पे आप एक चीज देख रहे होंगे, आउटर मोस्ट सेल देखिए दोनों की। तो सोडियम की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। मींस 1 इलेक्ट्रॉन आपका पोटेशियम के आउटर मोस्ट सेल में है, 1 इलेक्ट्रॉन आपके सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो एक जैसी हो रही हैं, लेकिन इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम हो रहा है, उस वजह से क्या पीरियोडिसिटी अकर करता है। तो वही लिखा गया है द प्रॉपर्टीज दैट रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल। तो जो भी प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपीयर होती हैं उसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका कारण है, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल में क्या है, सेम हो जाते हैं। तो ये पीरियोडिसिटी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है ऑर्बिट्स या फिर सेल्स। देखो सेल्स को ही ऑर्बिट्स बोला जाता है। अब जैसे आपने क्या है छोटे में या आपने क्लास 8 में या क्लास 7 में पढ़ा होगा कि जैसे अगर हमको सोडियम का स्ट्रक्चर बनाना है तो सोडियम का पता है कि जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद बनाते हैं फर्स्ट सेल। अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम होता है 281, मतलब जो पहली वाली सेल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर फिल कर देंगे। फिर उसके बाद करेंगे सेकंड सेल, उसमें कितने चाहिए हमको, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 एंड 8, तो ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बच गया आउटर मोस्ट सेल, उसमें कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो होता क्या है, जो ये सबसे अंदर वाला पार्ट है, जो ये सबसे अंदर वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अब इसके ऊपर जो आ रही हैं ये और ये, इसको कहते हैं सेल्स। क्या कहते हैं, सेल्स। तो ध्यान रखिएगा इनको क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पर ये भी सेल को इंडिकेट कर रही है, ये भी कर रही है और ये भी कर रही है, तीनों क्या सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो सबसे बाहर होती है, जो सबसे बाहर होती है, सबसे बाहर वाले को कहते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल। तो ध्यान रखिएगा जो सबसे बाहर होगी उसको हम कहेंगे आउटर मोस्ट सेल। तो ये ध्यान रखिएगा ये जो लास्ट वाली होती है इसको हम लोग कहते हैं आउटर मोस्ट सेल। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखनी है कि भाई आउटर मोस्ट सेल हम कहते हैं लास्ट वाली सेल को। तो इतना तुमको क्लियर होगा कि भाई जो सेल्स हैं इनको हमने सेल्स बोला है और इन्हीं सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। अब डेफिनेशन के फॉर्मेट में देखें तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, उनको हम ऑर्बिट्स या फिर सेल्स कहते हैं।
तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये आपके सेल्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं आपके न्यूक्लियस के अराउंड जितनी भी सेल्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। तो आपको ध्यान रखना है जो भी सेल्स हैं उनको क्या बोला गया है। तो सिंपल सा बोलोगे, सेल्स या ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्टेन डेफिनिट सर्कुलर पाथ, इन द सर्टेन डेफिनिट सर्कुलर पाथ। तो जो भी इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं उनको हम ऑर्बिट्स या फिर सेल कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वैलेंसी किसको कहते हैं? तो देखिए वैलेंसी बहुत आसान होता है। तो जितने भी हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, जितने भी हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, उससे हम ये चेक करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए जा सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए जा सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन या फिर आपके लूज या फिर ट्रांसफर किए जाते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंसी। तो जैसे फॉर एग्जांपल तुमसे बात करूं, जैसे ये सोडियम का ही ले लो। जैसे सोडियम में आप देखो 281, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या है? इजी है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी है तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी +1। तो सोडियम के लिए ध्यान रखिए, सोडियम होता है 11Na281। तो इस केस में जो हमारी वैलेंसी आएगी वो आएगी +1। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लें जिसमें वैलेंसी नेगेटिव आती है, जैसे क्लोरीन ले लीजिए। क्लोरीन क्लोरीन होता है 17, तो उसको कहते हैं 287। तो यहां पर जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी? यहाँ पर बेटा आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन तो 7 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वैलेंसी तुम 7 कर दो, वैलेंसी 7 नहीं होगी। अब आप देखोगे 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना मुश्किल है, लेकिन गेन करना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या इजी है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पर हमारा क्या हो जाता है? हमारा 8 इलेक्ट्रॉन पर कन्फिगरेशन पूरा हो जाता है, तो इसलिए हम लिखते हैं -1। अब आपने क्या किया है? आपने गेन किया है। जब आपने गेन किया है तो नेगेटिव बोलते हैं, जब आप लूज करते हैं तो पॉजिटिव बोलते हैं। सोडियम के केस में हमने क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इसलिए क्या आया है? हमारा आया +1। लेकिन क्लोरीन के केस में एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया? गेन किया, इसलिए आया -1। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1। तो ये तो ना आपका सेल ऑर्बिट हो चुका होगा। सेल ऑर्बिट में 2 टर्म्स आपके और आते हैं जो मैं आपको अभी बताना चाहूंगा। एक होता है आपका एटॉमिक नंबर, दूसरा होता है आपका एटॉमिक मास। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो थोड़ा हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर आएंगे। तो चलो देख लेते हैं। तो इसको पहले हम थोड़ा क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो बेटा इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत अच्छे से क्या है पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। तो इधर वाले पोर्शन में हम एटॉमिक नंबर को देखेंगे और उधर वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको देखना क्या बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना न्यूमेरिकल टाइप में, उसमें भी आपके इनका यूज होगा एटॉमिक नंबर वगैरह का। क्योंकि कई बार क्या है क्वेश्चन में आपसे न्यूमेरिकल टाइप में बोल देगा, मैं भी बताता हूँ कैसे बोलेगा आपसे। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। किसी भी सेल में आप देखेंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रिवॉल्व हो रहे हैं, तो आप उस एटम के लिए देखेंगे कि भाई कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, वो उसके इक्वल होगा एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो जेड की जो वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होती है। तो जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन बेटा बाद में लेते हैं, पहले इतना भी आप देखो, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूं। फिर एक होता है आपका एटॉमिक मास। क्या होता है? एटॉमिक मास, या इसी को हम लोग कहते हैं मास नंबर। क्या कहते हैं?
मास नंबर। तो देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम के इक्वल होता है। हमारा एटॉमिक मास या मास नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम के इक्वल होता है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए से। तो ए की जो वैल्यू होगी वो प्लस होगा किसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। तो ए इक्वल टू पी प्लस एन। तो ध्यान रखिएगा एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होगा, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा, जैसे क्वेश्चन है हमारा 11Na23, 11Na23 ये आपको गिवन है एलिमेंट। अब इसमें आपसे कह रहा है फाइंड, पहली चीज आपसे बोलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। क्या बोलता है आपसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी चीज आपसे बोली जा रही है कि आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालो। तीसरी चीज आपसे बोली जा रही है कि आप एटॉमिक नंबर बताओ। चौथी चीज आपसे बोली जा रही है कि आप मास नंबर बताओ। पांचवी चीज आपसे बोली जा रही है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ। इतनी चीजें आपको क्या है, निकालनी है 11Na23 के लिए। अब क्वेश्चन आता है कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है, देखिएगा। पहली चीज तो ये अच्छे से समझ लो कि किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे ये है एक्स हमारा एलिमेंट, तो यहां पर होता है एटॉमिक नंबर नीचे और ऊपर होता है मास नंबर। कुछ बुक में इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कुछ बुक में इसको ऐसे भी लिख देते हैं, जेड इधर लिख देते हैं, ए इधर लिख देते हैं, ये भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो नीचे हमेशा होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक्स क्या होता है, एलिमेंट। अब बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि 11Na23 की बात की जा रही है। अगर 11Na23 की बात की जा रही है तो इसका मतलब 11 क्या हो गया, जेड हो गया। 11 क्या हो गया, जेड हो गया। और 23 क्या हो गया, ए हो गया। तो जेड की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है जेड की वैल्यू होती है पी इक्वल होती है ई, मतलब पी इक्वल टू जेड और ई इक्वल टू जेड। तो जेड था 11 और जेड था 11, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आ गई 11। अब इसके बाद होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करते हैं, जो हमारा मास नंबर होता है उससे एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है उसको निकालने के लिए मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस किया जाता है। तो एन की वैल्यू हो जाएगी 23 था हमारा मास नंबर, एटॉमिक नंबर था 11। तो 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे आ गए 12। तो जितने भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाला हुआ है 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 11। एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 11। मास नंबर क्या हो गया, 23। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया, 12। तो ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया, 12। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर है वो इस क्वेश्चन के लिए आ जाता है। तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको क्या है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके बाद कुछ चीजें और आती हैं, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ये देख रहे हो, बस ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका चैप्टर क्या कंप्लीट होगा। देखिए देखने में बहुत छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इतना नहीं है, अभी बहुत कुछ है इसके अंदर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या देखना है आपको, तो बहुत सिंपल से आपको डेफिनेशन देनी है, बहुत ही इजी वे में। तो आपको केवल इतना बोलना है कि जो प्रॉपर्टीज हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो डायरेक्ट फॉर्म में या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में, जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है वो डायरेक्ट फॉर्म में या इनडायरेक्ट फॉर्म में किससे रिलेट करेगी, किससे रिलेट करेगी,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जो भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी डायरेक्ट फॉर्म में या इनडायरेक्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करती हैं, उसको कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो हम सिंपल वे में लिखेंगे द प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को बोला जाएगा जो डायरेक्ट फॉर्म में या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में किससे रिलेट करेंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करेंगे, उसको कहेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब बात आती है कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं। तो जैसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी आप बोलते हैं एटॉमिक साइज, दूसरा आप बोलेंगे मेटालिक कैरेक्टर, थर्ड वन नॉन मेटालिक कैरेक्टर, फोर्थ वन आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, आप इसको आयनाइजेशन एनर्जी के फॉर्म में भी समझ सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसके बाद नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड लास्ट वन योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हमारी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं इनको हमको डिटेल में पढ़ना है। एटॉमिक साइज को पढ़ना है, मेटालिक कैरेक्टर को पढ़ना है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर को पढ़ना है, आयनाइजेशन पोटेंशियल को पढ़ना है, आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पढ़ना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ना है। अब ये जो टॉपिक होंगे ये आपके टॉपिक के फॉर्म में आएंगे। तो एटॉमिक साइज देखेंगे, उसका पहले क्या होता है एटॉमिक साइज, किस पर डिपेंड करता है, देन ग्रुप में जाएंगे तो कैसे चेंज होगा, पीरियड में जाएंगे तो कैसे चेंज होगा। सेम वे में ये जितनी भी हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं इनके लिए हम देखेंगे व्हाट इज दिस एंड ग्रुप में जाने पर क्या चेंज होगा, पीरियड में जाने पर क्या चेंज होगा। तो ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हो, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो। तो जब आप पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा, और जब आप ग्रुप में जाएंगे टॉप टू बॉटम तो क्या होगा। तो जो भी चेंजेस हैं वो लोग हम चीजें सारी क्या कवर करेंगे। तो बच्चों अभी ये जो लेक्चर है ये बहुत बड़ा हो रहा है और आपको मुझे लगता है कि देखने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको अभी क्या है ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तक ही कंप्लीट करता हूं, और जो अपकमिंग वीडियो होगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा जिसमें हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई होंगी, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी चीजें आपको क्या है जो रिमेनिंग पोर्शन ये जो हो रहा है वो आपको अपकमिंग वीडियो मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरा वीडियो देखना है। इसके बाद जो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है 2024 के लिए, इस प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखेंगे कि आपको सारे चैप्टर्स, जैसे ये आपका चैप्टर है उसका रिमेनिंग पोर्शन है तो उस पर लिखा होगा रिमेनिंग पोर्शन वन शॉट चैप्टर 1, वो लिखा होगा उस पर प्रॉपर्ली। तो उसको आप क्या कर लेंगे, उसको जाके फिर उसके बाद देख लेंगे। अदरवाइज टॉपिक काफी बड़ा है, काफी लेंथी है, और अगर आप एक सिस्टमैटिक वे में नहीं समझोगे ना अगर, तो फिर आपको क्या हमेशा क्या प्रॉब्लम होती जाएगी। तो मैं आपको क्या करूंगा, ये जो रिमेनिंग आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है इनको बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक वे में समझा दूंगा, जिससे कि आपका जो पेपर है उसमें वो सारी चीजें आपके माइंड में क्या है चढ़ी रहे। ऐसा ना हो कि आप पेपर देने के लिए वो सारी चीजें आपके माइंड से स्किप कर जाए। तो स्किप करने वाली जो प्रॉब्लम होती है वो आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको क्या है अपकमिंग वीडियो में ये आपको सारी चीजें कवर करके दूंगा। और इसी के साथ हमारा जो ये लेक्चर हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक लेक्चर ये और इसके बाद एक लेक्चर और आएगा पीरियोडिक टेबल पर, तो उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर क्या कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है 2024 एग्जाम के लिए उसमें सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपने जो ये वीडियो देखा होगा आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जिन बच्चों के पास अभी तक सिलेबस नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से, हमारे ऐप से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा ऐसा नहीं लगने वाला है, तो आप डाउनलोड करें। और जिन बच्चों को नोट्स वगैरह चाहिए इन सब चैप्टर्स के, तो नोट्स का जो लिंक होगा वो आपको ऐप में मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप क्या है केमिस्ट्री के नोट्स भी क्या है कर सकते हैं बाई। नोट्स बेटा बहुत कम ही प्राइस में रखे गए हैं, सिर्फ 99 रुपीज में। तो 99 रुपीज में आप क्या है केमिस्ट्री के नोट्स को ले सकते हैं, और जो आपको पढ़ाया गया है एक सिस्टमेटिक वे में नोट्स भी आपको क्या मिलेगा। और बाकी का जो बच्चे देख रहे हैं उनको तो पता ही है कि भाई सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया भी जा रहा है। अगर किसी बच्चों को लगता है कि भाई मुझे नोट्स की नीड है तो डेफिनेटली वो क्या है सिर्फ 99 रुपीज पे करके क्या है ऑल चैप्टर्स केमिस्ट्री के उसके नोट्स क्या ले सकता है। और बच्चों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।